आपके सुधी प्रश्नों का स्वागत है। सीए के पास जाते हैं ना सर, आईटीआर करने, वो तो सब ये कहते हैं इसे करते हैं, बजट तो मैंने देखा नहीं, और शायद आपको भी जरूरत पड़ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के बारे में बताने की डिटेल, कभी पहले तो नहीं बताया गया कभी भी। हर साल एक मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते भी मुझे सेवा करने का मौका मिला, और ये हर साल भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे कैडर की एक पद्धति रहती है। हम पूरे देश में इस पद्धति से काम करते हैं। तो सरकार में है तो सरकार के काम जनता तक पहुंचे आपके माध्यम से, यह निश्चित तौर पर एक अपनी प्रतिक्रिया हम देते हैं। और अभी तक तो सर्वत्र इस बजट के तमाम जो टैक्स के प्रावधान हैं, जिसको सीए के पास जाने से मतलब मैं समझता हूं कि आप इसलिए जाएंगे कि टैक्स के विषय में, क्योंकि सीए की जानकारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उतनी नहीं होगी जितनी टैक्स के विषयों की होगी। बहुत अच्छा बजट इसलिए रूप में कह रहा हूँ, उनको तकलीफ हो सकती है कि टैक्स के प्रावधान इतने सरल कर दिए हैं कि सिंगरोवा साहब भी अपना ऑटोमेटिकली टैक्स आईटीआर की कैलकुलेशन करके और दे देंगे। जब चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत तो आपने अभी कहा कि 4 केंद्र में युवा और अन्नदाता विकास। हाँ जी युवा देश का इतना खास है बेरोजगारी से कि वो विदेश जाने को इसके पास एक बेच जा रहा है, 2 बेच जा रहा है, सिंगल लड़का जिसके पास वो भी रहा है। दूसरा अन्नदाता, वो कभी बॉर्डर पे बैठ के उसके रास्ते रोक देते हो आप, किसान रास्ता नहीं होता सरकार। तो ये 2 पिलर क्यों आपको उत्तर है? मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहता हूँ कि देश के युवा को रोजगार के अवसर पिछले 10 वर्षों में आंकड़े ये बता रहे हैं, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो इतनी इस स्तर पर कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी थी। और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो मोदी जी ने की है कि गांव में बैठे युवा को भी वो अवसर मिले हैं कि वो छोटे छोटे काम ऑनलाइन कर करके और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके और वो अपने छोटा छोटा व्यापार भी करने लग गया है। कोई गांव के अंदर ऐसे भी है कि कोई बेटी ने सूत का जो अपना बिल्कुल कपास से सूत बना करके रेजा के खेस खेसी और कंबल, किसी ने पीढ़ा पलंग, और वो ऑनलाइन अमेजोन पर बेचते हैं। कोई अपने छोटे छोटे गांव में काम करके ये जो अवसर मिले हैं, कोई हर गांव में कोई यूट्यूबर्स भी कोई कॉमेडी का कोई कल्चर के प्रोग्राम डाल करके, ये जो डिजिटल क्रांति से अनेकों प्रकार के अवसर मिले हैं जो कहीं पर ईपीएफओ के और ईएसआई के रिकॉर्ड में भी नहीं आता है। कहने का तात्पर्य जो आपने संकेत किया कि जो बाहर जाना चाहते हैं, देखिए विदेश में जाना ये कोई अपने आपको आगे बढ़ाना चाहता है, किसी को लगता है कि मैं वहाँ बेहतर काम कर पाऊंगा, मेरी योग्यताएं, उसको लगता है वहाँ पर वो उसको प्रयोग करना चाहता है, तो मनुष्य स्वतंत्र है। डोंकी वीजा में कोई योग्यता है? देखिए उसमें जो है, मेरे को उसमें टिप्पणी करना किसी के निजी चॉइस पे, कोई वो मजबूरी में जा रहे हैं ऐसा है क्या? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं जसवीर जी ऐसा है, मैं भी उस स्थिति को जानता हूँ, मैं भी उन्हीं परिवारों से हूँ जिन परिवारों से वो जा रहे हैं, और मैं भी उन स्थितियों का आकलन समझता हूँ कि जो विदेश में जाकर के उनकी क्या स्थितियाँ होती हैं। मैं तो प्रार्थना आपसे करूँगा कि आप पत्रकार साथी वहाँ पर बैठे हुए दूर संचार के माध्यम से जो लोग इस प्रकार से गए हैं, तो आप उनके इंटरव्यू करके उनकी स्थितियों का सही मायने में समाज को बताने के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत सारी ज़मीन जो है वो बच जाएगी और बहुत सारा कर्जा अनावश्यक लेने से लोग बच जाएंगे। परंतु मैं किसी की निजी चॉइस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। जो जाना चाहते हैं, हर आदमी को अपना अधिकार है निर्णय करने का। परंतु इतना जरूर कहूँगा कि जो लोग इस सारे विषय के सारे पक्षों को समझते हैं वह जागरूकता लाने में जरूर सहयोग करें। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि कोई, अगर माफ़ी चाहूँगा, कोई इस तरह से कहना कि भाई कोई मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि भाई ये गलती हो रही है और मैं उसको ना टोकूं ना कहूँ तो शायद हम अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन वो जो स्थितियां हैं उससे बेहतर संभावनाएं काम करने की देश में है। और उसके अलावा सीधे रूट से कोई विदेश में जाता है तो अधिकृत रूप से कोई विदेश में जाता है तो उसको जो डोंकी रूट से निश्चित तौर पर बेहतर संभावनाएं हैं। तो डोंकी रूट से जाना इलीगल भी है, खतरे से भरा भी है, और कतई भी इसको मैं प्रोत्साहन के योग्य
नहीं समझता हूँ। और मैं सबसे ये आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे खतरे मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने खर्चे से तो आप अपने यहाँ ही बेहतर कोई न कोई अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। आज भी किसान जो है, किसान तो खेत के अंदर मजदूरी करने वाला, हमारे पूर्वजों ने धरती माता का हल चला करके बैलों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, अपने हाथों से, हम बच्चे थे तो हमने भी वो सारे काम वो खुद अपने हाथों से किए हैं। दूध धार के काम किए, खेत क्यार के काम किए हैं। हमने भी बाड़ी में कसोले चलाए हैं, हमने भी जो है बाड़ी चुगी है, हमने भी न्यार काटा है। तो ये आज का जो हमारा नौजवान है, इसको भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम सब काम कर करके अपने दो हाथों से अपनी खेती को और बेहतर करके, आज चारों तरफ हम घूमते हैं तो जीरी लगाने के लिए जो सारा श्रमिक बंधु और बहनें आए हैं, हमने इतने 25 साल की जीरी लगाते लगाते भी हमने आज तक स्वयं उसको उस दिशा में उस काम को सीखना। तो ये प्रेरणा के काम करने की आपकी और हम सब की, जो आप चौथा स्तंभ है। वो दशकों से तंग आ गए ना, फिर जीरे लगाते रहे मतलब सिमट के आजकल 20 एकड़ दिया। बहुत सारे लोग आपके और मेरे साथी वो जमीन ठेके पे लेकर के भी, मेहनत करके भी वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनती साथी कर रहे हैं। अब अभिमन्यु जी, डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर का कैप्टन साहब काफी सरकारी कार्य हरियाणा के अंदर बेहतर हो, दुरुस्त नहीं बेहतर हो। 9.5 साल तक प्रॉपर्टी परिवार पहचान पत्र के लिए लोग बड़े दिखाते रहे, कॉर्पोरेशन ने दिखाते। सरकार को 9.5 साल बाद खट्टर जी को बदला, अब सरलीकरण आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी में आ रहा है, तो कुछ यह बात हो सकता है। अब गुस्से में पूछ रहे हैं कि वैसे प्यार से पूछ रहे हैं? चलो, तो सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई अच्छे प्रयोग किए। आपको स्मरण होगा 2014 में और 15 में पहली बार आपने एक्साइज के ठेकों की नीलामी वह फिजिकल ना होकर के पूरे शहर में 144 लगा करती थी, उससे पहले ऑनलाइन ऑक्शन की गई। तब विपक्षियों ने कहा था कि ये फेल हो जाएगी, वो कामयाब हो गई और बहुत रेवेन्यू बढ़ गया। आपने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देखा कि भाई ई रजिस्ट्री हुई, स्टैंप पेपर्स थे हजारों करोड़ के, उसको दरकिनार करके ई स्टैंप को किया गया। और ई स्टैंपिंग में यही प्रश्न खड़े किए थे कि ये सब नहीं चलेगा, वो कामयाब हुआ। बहुत सारे प्रयोग कामयाब हुए। जब हमने जो विधवा और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और दिव्यांग सम्मान पेंशन ऑनलाइन किया, तब हमें बहुत चुनौती दी गई कि यह संभव नहीं हो सकता, लोगों को दिक्कत होगी। उससे पूर्व में 12 महीने की जो पेंशन थी वो औसतन, ये रिसर्च आई थी, यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई थी कि 9-10 महीने की एवरेज मिल पाती थी, कि बीच के लोग उनको फिजिकल में वो पेंशन पूरी मिलती नहीं थी, खा जाते थे या क्या कहीं तो खुर्द-बुर्द होती थी। और साथ में 2-3-4 महीने की देरी उसमें दिखाते थे, सरकार से जाती थी कि नहीं जाती थी वो विषय नहीं, पर लोगों को देरी से मिलती थी, चक्कर काटने पड़ते थे। तब भी हमको चुनौती दी गई थी कि ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। अब हर महीने लगभग 30 लाख 25-30 लाख लोगों को वो है पेंशन घर में उनके बैंक खाते में ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। 3.5 करोड़ लोगों के देश में बैंक अकाउंट थे। आजादी के 70 साल में 3.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट थे, आज 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट। ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ऑनलाइन की वजह से सब संभव हो पाया। आधार कार्ड का पूरा जो मीटिंग है वो कंप्लीट इंश्योर हो पाया, आधार कार्ड का सीडिंग पूरा डेटा हो पाया। ऐसे प्रयोग करते करते 2019 के बाद जो फैमिली आईडी का जो प्रोग्राम है वो दूसरे कार्यकाल में शुरू हुआ, अच्छे लक्ष्यों के साथ, अच्छे उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर जो नागरिक के साथ में उसमें जो डीलिंग थी कि
इनकम आईडी के दुरुस्तीकरण का, इनकम का जो दुरुस्तीकरण का फैमिली आईडी में, वो तो प्रावधान थे उनका सही तरीके से अगर क्रियान्वयन होता तो शायद ये तकलीफ इतनी नहीं आती। लेकिन ध्यान में आया कि प्रयास के बावजूद भी उसमें दिक्कत आ रही है, तो नागरिकों को लंबे समय तक उस चुनौती के साथ में नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए ये तय किया कि पहले इसको ठीक करो और फिर इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो शासन के स्तर पर ये ठीक होना चाहिए। इसी प्रकार प्रॉपर्टी आईडी में खामियां, लगातार फीडबैक के बाद, लगातार प्रयास के बाद कोई भी काम होगा, आप भी कोई काम नया करने लगेंगे, उस काम के अंदर आप प्रयास करते करते प्रारंभ में गलतियां होती हैं, तो कोई कामयाब हो जाता है पहले दूसरे तीसरे प्रयास में, और कोई प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर खामियां रह जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जिद करके चलती रहे कि नहीं ऐसे ही होगा। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि जो फीडबैक जनता से आया उसको स्वीकार किया, स्वीकार करके उनमें जो आवश्यक परिवर्तन करने की वो समझाइश दे दी गई है, और इसको सुधार करके और कम से कम नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, यह संकल्प नायब सिंह सैनी सरकार का है और नहीं आने दी जाएगी। अभिमन्यु जी, मैं बजट पे मेरा विषय है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का था स्वच्छ भारत मिशन, इस बार के बजट में उस बिंदु पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके नाम का कोई बजट ही नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट नहीं दिया गया, ऐसा कतई भी संभव नहीं है। थोड़ा फाइन प्रिंट की बात है, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है, और उसको मैं आंकड़े, क्योंकि बजट के आंकड़े पूरे बजट के मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं उसका उत्तर अभी नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप भी चेक कर लीजिएगा और आप कहेंगे तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया गया है पिछले साल की 25,000 करोड़ रुपए, लेकिन लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो बजट कहाँ कैसे यूज हो। जैसे कह दिया कि सोना कम हो गया, सबको समझ आ गया सोना कम हो गया, टैक्स कम हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का बजट क्यों नहीं समझ आ रहा लोगों को। जो भी भारत सरकार का बजट होता है, अब मैंने आपको बोला 11,11,111 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, तो क्या आपको वो आंकड़ा भी बड़ा है? लेकिन अगर आप उसको देखने लगोगे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक इसी प्रकार से जब एग्रीकल्चर का जो बजट है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो बजट है, वो जम्मू कश्मीर के केसर की खेती करने वाले लोगों को भी वो प्रभावित करेगा, वही हिमाचल के सेब के किसान को भी वह प्रभावित करेगा, वह हरियाणा पंजाब के गेहूं, धान और अन्य जो फसलें हैं, सूरजमुखी आदि, बाजरा आदि, चना आदि, सरसों आदि, उनकी फसल को भी प्रभावित करेगा। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे मध्य भारत में दलहन और तिलहन के किसान को भी वो प्रभावित करेगा, और वहीं दक्षिण के अंदर वो कोकोनट के फार्मर को प्रभावित करेगा, वहीं कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में अनानास के फार्मर को भी वो प्रभावित करने वाला है। किसान इस देश के प्रत्येक जिले में है, और इस देश के किसान ने भारत की खाद्य सुरक्षा को इतना सुनिश्चित किया है कि आज मध्य प्रदेश में वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनने की दिशा में है। जहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां, वहां किसान पूरी तरह से संतुष्ट भी है, खुश भी है। यहाँ जहां पर कहीं कहीं कुछ मेरा एग्रीकल्चर, सब एग्रीकल्चर करते हैं कोई किसी प्रकार, लेकिन इसका बेनिफिट किसको डायरेक्ट, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सब्सिडी कम करती है, खाद का कट्टा कम होगा, गेहूं के बीज कम हो गए, लेकिन इस तरह का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये आपको मैं बेनिफिट बता रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक बेनिफिट कहेंगे कि इसको, तो किसान समृद्धि योजना जो है उसके जो 6,000 रुपए, इससे पूर्व की सरकार 6,000 कुछ होता है एक साल में, नहीं, 500 माननीय जसमेर जी, ये 500 रुपए महीना, ये कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। विषय सम्मान का है, ऐसे जिसका नहीं होगा उसका 3,000 से भी नहीं होता, जिसका होता है उसके लिए 500 रुपए महीना। और विषय है कि किसान वर्ग को ये सम्मान देना। हिंदुस्तान में अकेला ऐसा वर्ग है जिसको सरकार ने अन्नदाता के सम्मान के योग्य समझ करके, और सीधी भारत सरकार उसको 6,000 रुपए का कोई आर्थिक सहयोग के नाते से नहीं करे, सम्मान के नाते से, पेंशन की तरह से। नहीं, किसान बीजेपी के साथ है, किसान बीजेपी के साथ है, पूरी मजबूती से साथ है, और पूरे देश में किसान ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हमारा किसान केसर की खेती से लेकर के और दक्षिण की कोकोनट की खेती से, पूर्वोत्तर में अनानास की खेती से लेकर के
और गुजरात के कच्छ के अंदर भी जो हमारा कपास की फसल उगाता है, वो पूरे देश का अन्नदाता किसान वो भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मजबूती से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। नहीं, मैंने आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं डलेंगे, चिंता मत करो, आप अपने शब्द अपने पास रखो। किसान खेती करता है तो उसका लड़का खेती क्यों नहीं करना चाहता, समृद्ध क्यों नहीं जी जो इधर क्यों भागता है? जी किसान खेती करता है, उसको प्रॉफिट होता है, जी। तो उसका लड़का खेती क्यों नहीं करता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमको सेमिनार करना पड़ेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये इसका उत्तर मैं दे दूं। जो आजादी के 75 साल में जो देश में नीतियां चली, किसान की कमर को तोड़ने की जो नीतियां चली, जिन नीतियों में 1947 से लेकर जिन लोगों ने 70 साल राज किया है, उन लोगों ने किसानी को ऐसी बदहाली में ला करके खड़ा किया कि जिनकी सरकार के समय में जो हमारा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल खाती रही, जिनको स्वयं जिम्मेदारी दी गई कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर वो अमल करें, उन्होंने उसको गुम बस्ते में डालने का काम किया। ये मोदी जी को साधुवाद है कि उन्होंने अंततोगत्वा किसान को उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर काम करना, अमल करना प्रारंभ किया है। तो उसके परिणाम भी आ रहे हैं और धीरे धीरे किसान जो है वो समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ भी रहा है। तो इसीलिए कोई 70 साल की जो बेकायदगियां हैं, कोई उसको 10 साल के अंदर दुरुस्त एक बार में कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा वर्ग जो इतना बड़ा व्यापक वर्ग है, उसके लिए जिन्होंने बिगाड़ करने में जितना साल लगाया है, कुछ समय तो सुधार करने में भी लगेगा सर। इसमें 5 साल अटल जी भी शामिल हैं प्रदर्शन करने। नहीं, 70 में वो 5 घटा दो, आपने मैं दुरुस्त कर देता हूँ। हरियाणा के व्यापारी लगातार बदमाशों के निशाने पे है, व्यापारियों पर हमले किए जा रहे हैं, आपके विधायक पर भी हमला हुआ है। जी बिल्कुल चिंता का विषय है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार एक्शन मोड में है और जरूरत पड़ेगी तो हर प्रकार की जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो बदमाशों पर हो सकती है, होनी चाहिए, वो करी जा रही है और करी जाएगी। आप ऑनलाइन को कहते हैं कि ऑनलाइन का व्यापार बढ़ा है, तो आपको लगता है कि दरअसल पे जो आम व्यापारी है उसको उसके नुकसान भी? वो सब व्यापारी दोनों मॉडल पे चलते हैं। धन्यवाद। एक सवाल और कैप्टन साहब, आपके मंत्री चुनाव से भाग रहे हैं। एक मिनट, कल की जो आप पता लगा था कैप्टन साहब जींद आ रहे, तो लोगों को ये हलचल थी कि कैप्टन साहब जींद में अपना ठिकाना बढ़ाने और जींद के अनुसार चुनाव लड़ने की इच्छुक है, तो इस पे क्या कहना है? जींद में पहली बार आया क्लियर हो जाएगा। मोर साहब के वोट नारनौंद में भी है, रुचाड़ा में भी है, बताओ। ये तो दावा कर देते हैं, चुनाव में भी जीने के बाद दावा कर देते हैं, दावा करने में लागे के इनके सभी दावे का सम्मान होगा, चिंता मत करें। कादूमोर को बदलना आप व्यक्तिगत मामला मानते हैं या पार्टी का नहीं? क्योंकि वो मजबूत नेता थे, सब हर तरह से समझते ना। ठीक है, अभी जो है नायब सिंह जी आए मनोहर जी की जगह, उनकी ओम प्रकाश धनखड़ जी की जगह नायब सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष आए, अब नायब सिंह जी की जगह मोहनलाल भड़ोली जी आए। अब इसमें क्या व्यक्तिगत है और संगठनात्मक विषय है, संगठनात्मक निर्णय है। चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वजह मानते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मुझे लगता है जी मनीष ग्रोवर जी जो हैं उनको बिल्कुल मजबूती से उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैंने सुना ही नहीं, ना वो कह सकते ऐसी बात। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, हम पूरी तरह से उनको जो है। कैप्टन साहब, विपक्ष ये कहता है कि ये बजट आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ताकि सरकार 5 साल होते इस पे आंध्र प्रदेश और बिहार भी इस देश का हिस्सा है। कुर्सी बजाओ। आंध्र प्रदेश और बिहार भी इस देश का हिस्सा है। जब हरियाणा सरकार के अंदर हम मंत्री और जींद जिले के हम प्रभारी के नाते काम कर रहे थे और जींद विधानसभा के पालक के नाते काम कर रहे थे, तब हमने सुनिश्चित किया था कि जींद जो पिछड़ा जिला था, इस जिले के विकास के लिए जो भी आवश्यक हो, तो उसमें सड़कें हो, चाहे अंडरपासिस हो, चाहे गलियां हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज को सुनिश्चित किया था। आज आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट के सहयोग की आवश्यकता है, तो भारतवर्ष की उन्नति तरक्की जो है, जीडीपी जब भी बढ़ेगी। जो पिछड़ रहे हैं उनको जब समर्थन मिलेगा,
तो उनके मोमेंटम से देश जो है एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो यह एक नीतीश थी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो गई। ये एक मॉडल नहीं, ये तो उनकी दृष्टि है। देखिए कांग्रेस ने वो उनकी हर चीज जो है वो वोट और तुष्टीकरण उनकी वो उनका मानस वो है, उनकी जैसी दृष्टि उनको सारी सृष्टि वैसे लगती है। कांग्रेस तो बिहार में पिछले 30 साल से नहीं है, वहाँ तो लागू की आप समझे नहीं, उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहा हूँ, कांग्रेस की सोच पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि उनको कुछ भी करो, उनको हर चीज में वोट जाता या आता दिखाई देता है। वो पत्थर हुए लोग हैं जिनको वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। मोदी जी को भारतवर्ष दिखता है, भारतवर्ष का विकास दिखता है, और भारतवर्ष के विकास में जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको अगर बूस्ट मिलेगा तो देश की आर्थिक उन्नति को मोमेंटम मिलेगा और तब हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। उस कड़ी में बहुत जरूरी था, जैसे हरियाणा में जींद जिले का विकास हो तो हरियाणा के उद्योग जो आर्थिक उन्नति होगी, ऐसे ही पिछड़ा कोई क्षेत्र ना रह जाए। आप तो देख रहे हैं। आप मौज करके जींद 2014 से पहले जींद की हालत जो थी, 2014 से पहले जो चीन की हालत थी, पानी का काम चल रहा है ना, वो पानी यही था 2014 से पहले, यही पानी था और यही पानी जो अब इसकी योजना बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आपको कम से कम जो उसका आपको भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ। देखिए जब कोई अच्छा काम करे, अच्छे काम को स्वीकार भी करना चाहिए, पीठ भी थपथपानी चाहिए। गलत काम पर तो आप चूकोगे नहीं, इसलिए उसकी सुझाव मैं नहीं दूंगा। अब विमल जी अच्छे काम पर पीठ भी थपथपाया करो। थैंक यू। भाजपा में ताल नहीं ठोकते, भाजपा में पार्टी फैसला करती है। धन्यवाद।